गुड मॉर्निंग क्लास। तो इससे पहले आपको बताया था कि वे थोंगला पहुंच चुके थे और वहाँ पर उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान मिला था और खाने के लिए गर्मा गर्म थुपका मिला था। तो इसके बाद हम अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। तो वो अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, तिंगरी नामक स्थान पर थे। उसका मैदान बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा था। ठीक है, ऊंचाई पर एक स्थान है और चारों ओर भी पहाड़ हैं, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। तो उस मैदान के बीच में भी एक छोटी पहाड़ी है। तो चारों तरफ से पहाड़ हैं, बीच में मैदान है और मैदान के बीच में भी एक पहाड़ी है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तो जैसे एक मैदान में या एक किसी ऐसे प्लेन एरिया में जब कोई व्यक्ति तपस्या के लिए बैठता है, समाधि के लिए बैठता है, तो वैसा ही वो अभी दिखाई दे रहा है। देखो, चारों ओर से पहाड़ हैं, बीच में एक मैदान है, उस मैदान के बीच में एक पहाड़ी है। तो उस पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। तो उसके आसपास जो गांव थे, तिंगरी नामक स्थान के आसपास जो गांव थे, वहाँ भी सुमति के बहुत यजमान थे। तो कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। अब गंडा क्या है? गंडा मतलब ये एक प्रसाद रूप में है। तो जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत चलता है, तो बौद्ध धर्म का जो तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, वो बोध गया माना जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध को वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो बोध गया से लाए हुए उन कपड़ों के पतली पतली जो चिरी हुई बत्तियां, मतलब पतले पतले आकार में कपड़ों को फाड़ दिया जाता था और वह एक कपड़ा किसी यजमान को दे दिया जाता था और वह यजमान उसे बहुत श्रद्धा से अपने पास रखता था, क्योंकि वह उसे प्रसाद माना जाता था। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रसाद बांटते हैं, वैसे उनके यहाँ ये कपड़े बांटते हैं, कपड़े के टुकड़े बांटते हैं, जिन्हें कहते हैं गंडा। तो अगर वो बोध गया से लाए हुए गंडे ख़त्म होते थे, तो जो उनके पास कपड़े होते थे उसी को फाड़ फाड़ के बना लेते थे और कहते थे कि बोध गया से आया हुआ है। तो इस तरह से वो यजमानों को दे रहे थे और यजमान उन्हें क्या दे रहे थे? उसके बदले में वो दे रहे थे, दक्षिणा दे रहे थे। तो दक्षिणा मिलेगी, इस वजह से वह कपड़ों को फाड़ फाड़ करके गंडे बना रहे थे और उसको यजमानों को दे रहे थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। तो यहाँ पर भी तिंगरी समाधि गिरी, जहाँ पर वो पहुँचे हैं तिंगरी नामक स्थान पर, यहाँ भी वो अपने यजमानों से मिलना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो लेखक ने सोचा कि अगर मैं इनको जाने के लिए कह दूँ तो ये हफ्ते भर वहीं रह जाएंगे, इसलिए मैं इनको अभी मना कर देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि जिस गाँव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। तो उनने कहा कि जहाँ हम अपना रात का पड़ाव लगाएंगे, अर्थात रात को जहाँ हम ठहरेंगे उसी गांव में आप बांट लेना, उसके आसपास के गांव में बांट लेना, लेकिन अभी मत जाओ, अभी बीच रास्ते से इस तरह से गंडे बांटने के लिए मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी यहाँ से आमदनी नहीं हो पाएगी और तुम्हें यहाँ से कोई दक्षिणा नहीं मिल पाएगी मेरे मना करने के कारण, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से लहासा पहुंचकर पैसे दे दूंगा, रुपये दे दूंगा। तुम तब भी यहाँ गाँव में मत जाओ, इससे ज़्यादा समय लग रहा है। सुमति ने स्वीकार कर लिया। तो यह बात सुमति ने स्वीकार कर ली। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब भार ढोने वाला, भाई जो भार मतलब जो उनके पास जो सामान था, उस सामान को जो ले जा सके, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तो सुबह सुबह अगर वो चले जाते, सुबह से उनका समय किस में लगा? भरिया ढूंढने में लगा, अर्थात कुली ढूंढने में लगा, जिस कारण से उन्हें देर हो गई थी। तो अब 10-11 बज चुके थे और तेज़ धूप में उन्हें आगे बढ़ना था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा मोटे कपड़े से सिर को ढक लेते हैं तो गर्मी उतनी तेज़ धूप नहीं लगती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। तो अब 2 बजे का समय है और सूरज की ओर उनका मुंह है और इस तरह से वो चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मतलब माथा। तो माथे में धूप पड़ रही है, जिससे बहुत गर्मी लग रही है। पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। पीछे का कंधा मतलब पीछे, जैसे वो सामने की ओर चल रहे हैं तो सामने से धूप आ रही है और पीछे क्या है? बर्फ़ पड़ी हुई है। तो बर्फ़ के कारण पीछे की ओर ठंड लग रही है।
फिर हमने पीठ में अपनी अपनी चीज़ें ला दी, फिर उन्होंने अपने सामान पीठ में लादे, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े और आगे को निकल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो अब तिंगरी में भी उनके यजमान थे, लेकिन वहाँ पर लेखक के मना करने के बाद वो नहीं मिले। लेकिन यहाँ एक खास यजमान थे उनके, जिनसे वो मिलना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम शेखर विहार की ओर से चलेंगे। तो शेखर विहार नामक स्थान की ओर से हम चलेंगे, जहाँ पर बौद्ध मठ है। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। तो तिब्बत में जो ज़मीन है, जो खेती के लिए, जो कृषि के लिए जो खेत हैं, वह छोटे बड़े जागीरदारों में बटे हुए हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। तो बहुत इन जागीरों मतलब जागीरदारों में बटी है। जागीरदार मतलब जमींदार। तो जमींदारों को दी गई है और उनका बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ है? मठों में है। मठों मतलब मंदिर। तो बौद्ध जो मठ होते हैं उन्हें मंदिर कहा, मतलब जो मंदिर होते हैं बौद्ध, जहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बैठते हैं, प्रचारक बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, जहाँ से वो लोगों को अच्छी बातों का उपदेश देते हैं, तो ये सब मठ कहलाते हैं। तो वह ज़मीन का जो अधिकतर हिस्सा है वो मठों के अधीन है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है। तो देखो, वो मठ के अधीन ज़मीन है और उस ज़मीन को उन्होंने अलग अलग जमींदारों को बांटा हुआ है, और जो उसमें खेती करवाते हैं। तो अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए उसे मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। तो उसको मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब होता है बिना किसी मजदूरी के। तो जो मजदूर को वो काम कराते हैं, काम कराने के बदले उन्हें कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। बेगार में काम करते हैं वो, मतलब बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी मेहनताने के काम करते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। तो मठ से सारे जागीरदार, जितने भी जागीरदार काम कर रहे हैं, उन सारे जागीरदारों के ऊपर भी एक भिक्षुक भेजा जाता है, जो सबको निरीक्षण करके आता है कि सभी जागीरदार अपने अपनी खेतों में सही से काम करा रहे हैं या नहीं। तो ये सारा निरीक्षण करने के लिए मठ से भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो जागीर के जो लोग हैं, जागीरदार जो हैं, वे उसे राजा के समान मानते हैं। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। तो शेखर की बिहार में जो खेती हो रही थी, उस खेती के जो सबसे बड़े मुखिया थे, वो भिक्षु नमसे भी उन्हें कहा जाता है। वो बहुत भद्र पुरुष थे। भद्र मतलब सज्जन पुरुष थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। लेखक उस वक्त कौन से वेश में थे? भिखारी के वेश में थे, और भिखारी के वेश में होने के बाद भी उनसे वह बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद। तो एक वो मंदिर है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मठ का मतलब मंदिर होता है। तो उस मंदिर में बुद्ध के जो वचन हैं, अर्थात गौतम बुद्ध ने जो बातें कही हैं, उनका अनुवाद था, हिंदी अनुवाद। वहाँ पर हस्तलिखित कविताएं थी, पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें थी? 103 पुस्तकें। पोथियाँ मतलब पुस्तकें। तो जिसमें बुद्ध के वचनों का हिंदी अनुवाद हाथ से लिखी हुई 103 पुस्तकें रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं जमा। तो मतलब अब उन्हें पुस्तकें मिल गई थी, तो उनने अपना आसन जमा लिया था, मतलब वो इत्मीनान से, बहुत आराम से वहाँ बैठ गए थे। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। 15-15 सेर मतलब ये वजन है। नापने के लिए सेर, पहले से जो इकाई रखी जाती थी नापने के लिए, वो सेर रखी जाती थी। तो 15-15 सेर की एक पुस्तक थी, बहुत भारी पुस्तक थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो सुमति ने यहाँ भी उनसे पूछा कि क्या मैं अपने यजमानों से मिल आऊँ? तो उनने जाने की आज्ञा दी। तो अब मैं पुस्तकों के भीतर थे। अब लेखक पुस्तक पढ़ रहे थे, वो पूरी तरह से पुस्तकों में रमे हुए थे, पूरी तरह से वो पुस्तक पढ़ने में बिल्कुल खो चुके थे। इसलिए कह रहे हैं कि मैं पुस्तकों के भीतर था। तो पुस्तक पढ़ने में पूरी तरह से खो चुके थे, इसलिए उन्होंने बिना ध्यान दिए ही उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उनने कह दिया कि चले जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तो उन्हें लगा था कि 2-3 दिन तक वो यजमानों से मिलते रहेंगे वहाँ, और 2-3 दिन लग जाएंगे, तब तक मेरी पुस्तकें भी मैं पढ़ लूँगा। लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। तो अब वो तिंगरी गांव में पहुँचने वाले थे, जो वहाँ से कुछ ही दूर था।
हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो अगले गांव तिंगरी गांव में पहुंचना था उन्हें, तो उनने अपना अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से अर्थात उस बौद्ध मठ से भिक्षु से विदाई ली और वहाँ से आगे चल पड़े। तो इस तरह की इनकी ल्हासा की ओर जाने की ये यात्रा है, जहाँ वो अभी तिंगरी पहुँचने वाले हैं, अभी तक वो ल्हासा नहीं पहुँचे हैं। तो ये इसका सारांश है।